हेलो स्टूडेंट्स, लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या है, इसका मानव के साथ में क्या संबंध है और आजकल मानव के साथ में एनवायरनमेंट के संबंधों में क्या परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजी की या पारिस्थितिकी। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इकोलॉजी, जहां पर भी इस तरह से लॉजी वर्ड है, इट मीन्स ये अध्ययन की कोई शाखा है, यानी कोई भी विषय है जिसके अंदर हमें कुछ चीजों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, एक प्राणी विज्ञानी थे, और 1869 में गांधी जी का जन्म वर्ष भी है। उस वक्त उन्होंने ये नाम दिया था इकोलॉजी। और उन्होंने जब ये नाम दिया था तो उन्होंने एक जो ओकियोस करके जो शब्द यूज किया था, जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना था, ओकियास और लोगोस। ओकियास मतलब कि आवास और लोगोस का मतलब था अध्ययन। यानी अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है आवास का अध्ययन। तो इसका एक जो शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है वो है आवास का अध्ययन। लेकिन अगर एक परिभाषा के तौर पर हम देखें तो वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव वातावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और वातावरण जीव से कैसे प्रभावित हो रहा है, वो पारिस्थितिकी का विषय है। देखिए, अब एक पॉइंट आता है कि इकोलॉजी या जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन जीव और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्यों पढ़ा जाए, या ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें इकोलॉजी को पढ़ना चाहिए या वातावरण और जीवों के आपसी संबंधों पर जो है अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, जीवों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अनुकूलन या अडेप्टेशन, और ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और इस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है। जैसे आप देखते होंगे कि पहाड़ों पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनका आकार या उनका जो एक तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग तरह का होगा। इसी तरह से रेगिस्तान में रहने वाले जीव और जंतु या वनस्पति जो है वो अलग तरह के होंगे। इसी तरह मैदानों में रहने वाले या जल में रहने वाले जो जीव हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होंगे। और ये जीव अपने इन्हीं वातावरण की विशेषताओं के कारण ही अपने शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन ले आते हैं, जिसके कारण ये उस पर्टिकुलर वातावरण में रहने के जो है योग्य बन पाते हैं। तो जीवों को एक जिसे आप कह सकते हैं कि जीवों को प्रभावित करने में वातावरण का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए अगर हम जीवों की जो कार्य की संरचना वगैरह को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमें वातावरण को भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी दृष्टि से इकोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय या आप कह सकते हैं कि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक शब्द है एनवायरमेंट, जिसे हम पर्यावरण या वातावरण कह देते हैं। दूसरा शब्द है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, और तीसरा शब्द आता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, तीन शब्द है एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि क्या है, उससे जो है ये तीनों टर्म्स या आगे जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए कि कोई जीव है, जैसे कोई प्लांट है, कोई पादप है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु हो सकता है या वनस्पति। हम यहाँ पर एक प्लांट ले लेते हैं। अब इस प्लांट के चारों ओर या जहां पर भी ये इस तरह से पाया जाता है, उसके चारों ओर की जो वातावरण की दशाएं हैं उनको हम कहते हैं पर्यावरण। यहाँ किस तरह की वर्षा होती है, यहाँ तापमान कितना रहता है, यहाँ भूमि की जो दशाएं हैं वो किस तरह की है, यहाँ हवाएं कैसी चलती हैं, या एक तरह से वातावरण में नमी कितनी रहती है, ये सारी कंडीशंस जो है वो कहलाएगी एनवायरमेंट। इनका जो इन सारी कंडीशंस का जो टोटल सम है दैट इज एनवायरमेंट या पर्यावरण। ठीक। अब इस जीव और इस पर्यावरण का आपस में कुछ संबंध भी होगा, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसा ही इस प्रकार से इस पादप या जो भी जीव यहाँ पर निवास करेगा उसका एक तरह से जो एक कार्य की है, उसका जो एक तरह से अपने जीवन को चलाने का ढंग है वो उसी वातावरण के अनुसार होगा। इवन कि डार्विन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नई जातियों की उत्पत्ति में भी पर्यावरण का या एक तरह से वातावरण का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो वातावरण जीवों के जो शरीर या उनकी जीवन की संरचना को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो वातावरण और इस जीव के बीच के जो संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। यानी
इस पादप या इस जीव के चारों की दशाएं तो है पर्यावरण, और इस पर्यावरण के साथ में उसके संबंधों का अध्ययन कहलाएगा इकोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वातावरण और जीव के संबंधों को पढ़ते हैं। अब देखिए, पृथ्वी एक बहुत बड़ा एरिया है और इस पर अलग अलग तरह की वातावरण की दशाएं उपस्थित हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं इस प्रकार से रेगिस्तान है। तो हम एक साथ तो सारे पूरे या सारी पृथ्वी के वातावरण को नहीं पढ़ सकते, तो इसे हमने क्या किया, छोटे छोटे अलग अलग इकाइयों में बांट दिया, या आप कहें कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहां की जो जलवायु कंडीशन सेम है, या जहां पर इस प्रकार से क्या है समान पर्यावरणीय दशाएं मिलती हैं, उन सबको हमने अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और ये एक टुकड़ा बन गई इस इकोलॉजी की इकाई। यानी इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उस पूरे पृथ्वी के वातावरण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और ये टुकड़े कहलाए हैं इकोसिस्टम। यानी पृथ्वी पर अलग अलग एरिया में जो एक तरह से पर्यावरण और जो जीवों का एक आत्मनिर्भर तंत्र बन जाता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए भारत में कहीं रेगिस्तान है तो रेगिस्तान का एक अलग इकोसिस्टम हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं तो वहां का एक अलग सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह से जो मैदानी इलाके हैं वहां का एक अलग पर्यावरण सिस्टम होगा, या इसी तरह से मान लीजिए कि जो नदियां या इस तरह से अन्य जलीय क्षेत्र है उनका एक अलग इकोसिस्टम होगा। तो इस पूरे वातावरण को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जो है पढ़ा जाता है, ताकि हर एक जो क्षेत्र की उसके वातावरण के अनुसार जो है ठीक से अध्ययन या ठीक से स्टडी की जा सके, और यही जो एक तरह से आत्मनिर्भर जो तंत्र है वो बन जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इकोलॉजी की यूनिट है। इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हम जिस यूनिट का अध्ययन करते हैं वो है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। और अगर आप सारे पूरे पृथ्वी के इकोसिस्टम को मिला देते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी का जो बायोस्फीयर वगैरह बन जाता है, और पर्यावरण एक पूरी, जैसे आप कह सकते हैं कि आसपास की भौतिक दशाएं, और अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया के जीव और अजीव दोनों घटकों को मिला लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। तो ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हम आगे क्लियर करते हैं। एनवायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, हम बात करेंगे आज पारिस्थितिकी की। देखिए, इकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इन चार टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे जीव या ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी इकाई जो कि इस प्रकार से वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करती हो, या इसमें जिस प्रकार से पोषण या जैसे आप कह सकते हैं श्वसन या जनन या इस प्रकार से अन्य जो जैविक क्रियाएं उपस्थित हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। यानी जीव के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और ये अगर किसी पर्टिकुलर इकाई में दिखाई देते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है जाति या स्पीसीज। देखिए, जाति एक बायोलॉजिकल टर्म है, और इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव, ठीक है, जो कि आपस में जनन करके एक जननक्षम संतति उत्पन्न कर सके, ऐसे जीवों को हम एक ही जाति या एक ही स्पीसीज का कहते हैं। यानी एक ही स्पीसीज के जो जीव होंगे वो आपस में जनन के द्वारा इस प्रकार से एक जननक्षम संतति बना सकते हैं, और अगर ये विशेषता कुछ जीवों में है तो हम उन्हें सेम जाति का या सेम स्पीसीज का कहेंगे। फिर उसके बाद में है जनसंख्या या पॉपुलेशन। अगर एक पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया में समान जाति के जीवों की कितनी संख्या है उसे हम कहते हैं जनसंख्या। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक जाति के जीवों की कितनी ज्यादा नंबर्स है, कितने ज्यादा संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या या पॉपुलेशन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सहारा के रेगिस्तान में मान लीजिए बाघों की संख्या कितनी है, तो ये सहारा के रेगिस्तान में बाघों की जनसंख्या कहलाएगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समुदाय या कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज लेते हैं। यानी अगर एक किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि दो या दो से अधिक जनसंख्याएं निवास कर रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी जीव जो है वहां निवास कर रहे हैं, चाहे वो पादप है या जंतु है, उन सभी की जो जनसंख्या सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी, समुदाय कहलाएगी। यानी समुदाय किसी पर्टिकुलर जो एक तरह से एरिया में जो कुल जीवों की संख्या है उसे हम जो है समुदाय कह देते हैं। तो ये चार टर्म्स है जिनको समझना जरूरी है इकोलॉजी को समझने के लिए। अब एक पॉइंट आता है कि इकोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी। देखिए, वैसे तो इकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि आजकल किसी भी शब्द के साथ में इकोलॉजी लगा दीजिए तो वो एक तरह से उस पर्टिकुलर विषय की इकोलॉजी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी के जो मुख्य ब्रांचेस हैं वो दो हैं।
एक है ओटो इकोलॉजी या स्वयं पारिस्थितिकी और दूसरा है सिनेकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी। तो ये बहुत सी सिंपल सी बात है। ओटो या स्वयं पारिस्थितिकी का मतलब है कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले एक जीव, जिसमें चाहे वो पादप हो या जंतु हो, या एक जीव जाति और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाए तो ये जो है वो स्वयं पारिस्थितिकी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी जंगल में अगर हमें पर्टिकुलर एक जाति के जीवों का अध्ययन करना है तो ये ओटो इकोलॉजी है, यानी एक जाति या एक जीव के बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो दक्षिण भारत के जंगल है उसमें जो चंदन के पेड़ हैं, ठीक है, उनका अगर हम पर्यावरण के साथ में उनके संबंधों का अध्ययन करें तो वो क्या हो जाएगा, स्वयं पारिस्थितिकी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी स्थान पर सारे जीव, जिसमें चाहे वनस्पति हो चाहे पादप हो, सबको मिला करके उनका और उसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाए तो वो बन जाती है समुदाय पारिस्थितिकी। यानी समुदाय में हम पर्टिकुलर एरिया की जो जीव है उन सबका वातावरण के साथ में अध्ययन को देखते हैं। इसमें हम क्या है कि एक जीव या एक जीव जाति की ही उसके वातावरण के साथ में अध्ययनों का संबंधों का अध्ययन करते हैं। अरे इकोलॉजी में एक अगला पॉइंट आता है कि इकोलॉजिकल फैक्टर या पारिस्थितिक कारक क्या होते हैं। यानी पारिस्थितिक कारक या जिन्हें हम इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं वो पर्यावरणीय दशाएं हैं जो कि किसी क्षेत्र के जीवों को प्रभावित करती है। यानी किसी क्षेत्र में वातावरण की वो दशाएं जो कि इस प्रकार से वहां के जीवों को या जीव समुदाय को प्रभावित करती हैं वो कहलाती है पारिस्थितिकी कारक। और ये पारिस्थितिकी कारक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जैसे आप देख सकते हैं कि जलवायु कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिक फैक्टर, तीसरा है मृदीय कारक या इडेफिक फैक्टर और चौथा है बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक। यानी किसी क्षेत्र में ये 4 ऐसे कारक हैं जो वहां रहने वाले जीवों को प्रभावित करते हैं या जीवों की कार्यकी या संरचना को प्रभावित करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जलवायु, यानी जलवायु से संबंधित जो भी कारक होंगे वो जलवायु कारक होंगे। जैसे वहां प्रकाश की मात्रा कितनी है, तापमान किस प्रकार का रहता है, या इस प्रकार से वहां वर्षा कितनी होती है, वायु की गति किस प्रकार की है, तो ये सारी प्रक्रियाएं वहां पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करेंगे। या इसी तरह से मान लीजिए कि टोपोग्राफिक या आप कह सकते हैं कि स्थलाकृति का मतलब कि भूमि की जो बनावट है वो किस तरह की है, क्या वहां पर कोई पहाड़ वगैरह है, या इस प्रकार मान लीजिए कोई पठार वगैरह है, या मान लीजिए कि जो है पहाड़ की जो ढलान है वो किस तरह से है, ढलान की मात्रा किस तरह से है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहाड़ पर जब मान लीजिए कि एक जो साइड है वो अगर पवनों की दिशा में है तो वहां अधिक वर्षा होगी और दूसरा क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जिसके कारण वहां पर जो है वो कम वर्षा होती है। तो जैसे वहां पर भूमि की ऊंचाई, ढलान या ढलान की दिशा क्या है, ये सब भी वहां की जो एक तरह से जीव या जंतु जातियां होंगी उनको प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद में वहां तीसरा जो फैक्टर है वो है मृदीय कारक, यानी वहां पर मृदा की संरचना किस तरह की है, ठीक है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, वहां पर उसमें मृदा में वायु किस प्रकार की है, वहां मृदा जो है वो इस प्रकार से मृदा में जो ह्यूमस या दूसरे जीव जो है वो किस प्रकार जो है उपस्थित है। जैसे हम अलग अलग प्रकार की मृदा पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं पर इस तरह से काली मिट्टी है, कहीं पर इस तरह से जो मान लीजिए पर्वतीय मिट्टी है, कहीं लेटेराइट है। तो इन मिट्टी या इन मृदाओं के कारण वहां पर वनस्पति जो है प्रभावित होती है और इस वनस्पति के कारण वहां जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तो मृदीय कारक एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जीवों की संरचना और कार्यकी को प्रभावित करने के लिए। इसीलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कारक का एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में जो लास्ट कारक है वो है जैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर, यानी किसी क्षेत्र में जो अन्य जीव हैं वो किस प्रकार के हैं ये भी तय करता है कि वहां पर जो जीव हैं उनकी संरचना या कार्यकी किस प्रकार की रहेगी। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम सभी जानते हैं कि जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलता है? जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कभी पहले जब क्या हुआ था, कंगारू जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्तनधारियों में सबसे पहले विकसित हुए स्तनधारी, लेकिन जब इनका विकास हुआ तब जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भारतीय प्लेट से अलग होकर के थोड़ा दूर चली गई
और बाद में जो कि भारतीय उपमहाद्वीपीय जो प्लेट है वहां पर इस प्रकार से जो मांसाहारी जो जीव हैं या मांसाहारी स्तनधारी जैसे जो शेर, बाघ वगैरह या दूसरे तरह के जो जानवर विकसित हो गए, जिन्होंने शाकाहारियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया, या एक तरह से पहले के जो शाकाहारी स्तनधारी थी वो धीरे धीरे उनसे लुप्त हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चूंकि इस प्रकार के कोई मांसाहारी विकसित नहीं हुए, इसीलिए आज भी उनकी परिस्थितियों में कंगारू जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है जीव के रूप में उपस्थित है। तो किसी स्थान पर किस प्रकार के जीव जंतु है, ये भी प्रभावित करेगा कि वहां पर अन्य जीव जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। तो पारिस्थितिकी कारक यानी पर्यावरण के वो कारक या पर्यावरण की वो परिस्थितियां जो जीवों को प्रभावित करती हैं, वो ये 4 प्रकार की हैं।